हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं बात करने वाला हूं आपसे इको 6 इकोनॉमिक थ्योरी। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्लास 12 का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने क्लास 12 में इसको पढ़ा होगा, ये एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और सारी की सारी जानकारी जो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाली हैं उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन फ्यूचर के वीडियोज़ के लिए बहुत सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में देखनी है, सीक्वेंस में देखनी है, तो फिर आपको बस हमारे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको ढूंढना है हमारे चैनल पे। वहाँ जाने के बाद हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे इको 6 का एक अलग प्लेलिस्ट है, 5 का अलग है, 3 का अलग है, 2 का अलग है, 1 का अलग है, 4 होता नहीं है तो 4 के बारे में मैंने नहीं बताया। इसके अलावा नीचे की तरफ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसके अलावा AM के AOP, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वीडियोस मैंने बना रखी हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको आप वॉच करके डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है, एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है कि किसी भी इकोनॉमी का जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो क्या है ना। अगर आप अपने घर की बात करें, आप बहुत ही छोटे लेवल पे लो, कंट्री तो एज ए होल बहुत ही बड़ा लेवल हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे बात करोगे, आप अपने घर की बात करोगे, तो आपके घर में जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं। वो ये होती हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अगर आप घर के बाहर जाते हो पैसे कमाने के लिए, है ना, तो आप उस पैसे जब आप पैसे कमा करके लाओगे तो सबसे पहले आप क्या खरीदोगे? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? रोटी होगी, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब जब आपके दिमाग में आए कि भाई सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी रोटी है, तो फिर आपके दिमाग में आए कि भाई मैं रोटी कैसे बनाऊंगा, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, आपको उस रोटी को बनाना कैसे है। अब जब आपने ये सीख लिया तो फिर आपने सोचा कि आप मैं कितने लोगों के लिए वो रोटियां बनाऊं, है ना। तो आपके घर में सपोज 3 लोग हैं, तो आपके घर में सपोज 2 रोटीज पर हेड अगर हो तो 6 रोटियां बनेंगी, है ना। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं। हालांकि इकोनॉमी में कहा जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स होते हैं। स्केयर्स मतलब कमी होती है, रिसोर्सेज होते हैं बट कम होता है। तो उस कम रिसोर्सेज को ही आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है और फिर जो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम यही है कि क्या प्रोड्यूस करना है आपके पास। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, आप उस चीज़ को कैसे प्रोड्यूस करोगे। तीसरा क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर कंट्री एज ए होल अगर आप बात करोगे तो 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, और अगर हम ये सोचें कि हम 145 करोड़ 150 करोड़ लोगों के लिए जो है हम लोग खाना बनाते हैं, तो जो 15 करोड़ जो आपने एक्स्ट्रा बना दिया वो तो बेकार हो जाएगा, है ना। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उसमें कितना रोटी, कितना चावल, कितना क्या आप बना सकते हो। आप उसको अनलिमिटेड वे में नहीं बना सकते, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज ही कम है, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है। यू हैव लर्न दैट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम इज द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू ह्यूमन नीड्स एंड द यूज ऑफ सच रिसोर्सेज इन ऑल्टरनेटिव वे टू मीट द एंड्स। जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि आपने पहले ही पढ़ा है कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का वो यही होता है कि उसके पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है विद कंपैरिजन टू द ह्यूमन नीड्स। जो भी व्यक्ति की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसके लिए ऑल्टरनेटिव जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मतलब रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अकॉर्डिंगली एवरी इकोनॉमी इज़ फेस्ड विद सर्टेन बेसिक और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। उसी तरह से उसी के कारण जो है इकोनॉमी एक तरीके से, हर एक इकोनॉमी, नॉट कोई एक इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी इस फंडामेंटल प्रॉब्लम से गुजरती है, जिसमें हम लोग जिसके मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए थे। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके। तो आपको जो है इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपको एक सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं इनको आपको डील करना होता है। ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले ही गिना दी हैं। चौथा प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है एक एक्स्ट्रा, जो कि है द चॉइस बिटवीन करंट कंजम्पशन एंड द ग्रोथ थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जो करंट कंजम्पशन आप कर रहे हो क्या वो आपके लिए सही है, या फिर कुछ पैसे आपको इसमें से निकाल करके बचाने चाहिए और इन्वेस्ट करने चाहिए। ये एक चौथा पॉइंट है जो कि यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर आप क्लास 12 की बुक में देखोगे तो फिर आपको शुरू के 3 पॉइंट ही
मिलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहला क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस कर सॉरी कैसे प्रोड्यूस करना है, और तीसरा है किसके लिए करना है, और चौथा है आपका जो कंजम्पशन है, राइट। आप सपोज अभी आप 2 रोटियां खा रहे हो, आपका जो कंजम्पशन आप सोच रहे हो कि मैं उसको थोड़ा सा कम कर दूं, ठीक है ना। आप ओवरवेट हो गए, आप सोच रहे हो कि मैं 2 रोटी के बजाय 1.5 रोटी खाऊं, और जो आधी आधी रोटी के बदले जो मेरे पास पैसा बचेगा मैं उसको सेव कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, है ना। तो ये चौथा पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स को ही आपको एक एक करके जो है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस कारण से वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, पर जो बेसिक आइडिया है मैं वो आपको बता दूंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेंड कर पाओ, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वहाँ पे वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो क्या आपको प्रोड्यूस करना है। तो आइए देख लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द इकोनॉमी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय इट, सो इट मस्ट बी सेलेक्टिव एंड डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू नॉट टू प्रोड्यूस, है ना। तो आपने पहले ही जाना है कि हर एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इस केस में कंट्री को डिसाइड करना होता है, इकोनॉमी को डिसाइड करना है होता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है और क्या नहीं प्रोड्यूस करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे तेल की खपत बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे तेल का जो उत्पादन है वो बहुत ही कम है। तो उस केस में हमें तेल जो है बाहर से मंगवाना पड़ता है ना। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम ज़बरदस्ती अपने इंडिया के ज़मीनों से ही अगर हम तेल निकालने की बार बार कोशिश करें, जबकि हमको पता है कि यहाँ पे तेल की जो है मात्रा वो कम है, फिर भी हम खोज किए जा रहे हैं, उसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं बिना वजह का। हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम बाहर से तेल क्यों मंगवाएंगे, हम अपने यहाँ ही सारी चीज़ें करेंगे। तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बर्बाद होंगे, आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपका लेबर बर्बाद होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे रिसोर्सेज मतलब उस चीज़ की कमी है और हो सकता है आपको ना भी मिले, है ना। तो उस कारण से हम लोग क्या करते हैं, हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो डिपेंडेंट होना इस केस में ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि मैं उसी चीज़ के ऊपर बिना वजह का अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करता रहूं, जिस चीज़ के आने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा कम है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, अगर आपको पता है कि तेल आपके यहाँ पे उत्पादन कम होता है तो इसका उत्पादन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस चीज़ का उत्पादन आपका ज़्यादा हो रहा है आप उसका उत्पादन करो, है ना। मतलब जो चीज़ आपके यहाँ के लोगों की नीड्स को पूरा कर पाए, है ना, उस चीज़ का उत्पादन करना है और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खिला दिया, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई भी करते हुए आपको इन सारे डिसीजंस को लेना होता है, ठीक है। आगे देखो, सो इट मस्ट बी सेलेक्टिव एंड डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस। व्हेन सम गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, सम वांट्स ऑफ द सोसाइटी रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो इस केस में जब आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करोगे तो उस केस में जो सोसाइटी होती है उसकी जो नीड होती है वो एक तरीके से रिमेन अनसेटिस्फाइड रह जाती है, आप उसकी नीड को पूरे तरीके से पूरा नहीं कर पाते। द डिसीजंस रिगार्डिंग द वांट्स टू बी सेटिस्फाइड एंड द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस आर इंटर रिलेटेड एंड वन डज नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि क्या प्रोड्यूस करना और क्या नहीं प्रोड्यूस करना है, इसके बीच में एक बहुत ही गहरा इंटर रिलेशन है। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा एक इंटर रिलेशन है ना। आप जो डिमांड मार्केट में पैदा कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सप्लाई होनी चाहिए। डिमांड बगैर सप्लाई के अधूरा है, सप्लाई बगैर डिमांड के अधूरा है, राइट। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। और इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। आप उन सारे रिसोर्सेज को जो आपके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं आप उसको एलोकेट कर रहे हो, है ना, डिमांड एंड सप्लाई का जो नियम है उसके सहायता से। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। If some factors of the production are employed in the production of product X, they are not to the extent being employed in the production of product Y, है ना। अगर किसी फैक्टर का इस्तेमाल जो है प्रोडक्ट X को तैयार करने में किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका इस्तेमाल जो है प्रोडक्ट Y को तैयार करने में भी किया जाए। The problems can be illustrated by the famous production possibility curve which you shall study later in this unit, है ना, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आया व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी आपके देश में आपको उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल चावल की डिमांड हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है तो चावल की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। चाय का डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाय की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है, और जब चाय हमारे पास बच जाता है उसको हम बाहर बेच देते हैं। जो दार्जिलिंग की चाय होती है, फिर आसाम की चाय होती है, वो बाहर भी बिकती है, राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में ये हो गया। इसके बाद 4-5 लाइनें और हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसको जरा सा पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस। अब जब आपने सोच लिया कि मुझे इस चीज़ की खेती करनी है, मुझे इस चीज़ के ऊपर एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे चावल
बनाने की वजह से कि हरित क्रांति जब हुई थी तो उस टाइम पे हम उसके पहले हमारे इंडिया में चावल की जो खपत थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो उसका डिमांड है वो हम पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि हरित क्रांति उस टाइम पे नहीं हुई थी। हमारे यहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा, क्या कहूँ, इंडिपेंडेंट नहीं थे किसी भी काम को करने के लिए। उनके पास अच्छे खाद नहीं थे, यूरिया की कमी थी और भी बहुत सारे संसाधनों की कमी थी, जिसके कारण से जो जो हमारी डेली नीड्स थी चावल का वो हम पूरा नहीं कर पाते थे, राइट। तो उसके बाद हरित क्रांति हुई, चीज़ें बदली, फिर जाकर के सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल में आई, है ना। तो यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है। तो देखो, पहले के ज़माने में जो प्रोडक्शन है वो कैसे हुआ करता है, पहले के ज़माने में जो प्रोडक्शन है वो जो हल के द्वारा हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम पे जो है जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही आसान हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, हम इससे प्रोडक्शन जो है हमारा और भी बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। दिस इज अ प्रॉब्लम विच कवर्स द डिटेल ऑफ एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन अ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हर एक तरह की डिटेल को कवर करता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। More precisely, you can say that when an economy decides to produce product X, it has also to work out exactly how much of labor, capital and land etc would go into this production, है ना। तो जब कोई कंट्री ये डिसाइड करती है कि मुझे इस प्रोडक्ट को बनाना है जिसका नाम है प्रोडक्ट एक्स, तो उसको ये भी देखना होता है, ये भी चेक करना होता है कि कितना अमाउंट ऑफ लेबर, लैंड और कैपिटल आपका जो है इस चीज़ में जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन करना इज़ नॉट, जैसे कि मैंने आपको कहा, तेल वाला एग्जांपल दिया, आपको पता है कि कोई आउटकम आपको नहीं मिलने वाला, फिर भी आप उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल आप अपना लगाए जा रहे हो, तो कुछ तो रिटर्न आपको मिला नहीं, है ना। तो उस केस में तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए जहाँ से उनकी उसका जो आउटकम हो वो बहुत ही अच्छा हो, और ये जो चीज़ें हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, ये सारी चीज़ें जो है वो बर्बाद ना हो, है ना। तो हाउ टू प्रोड्यूस, अब ये सारी चीज़ें आपको चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो मैं ऐसी चीज़ें को प्रोड्यूस क्यों करूँ जिसका कोई आउटकम नहीं है, राइट। The exact proportion of factors of production used in the production of an item is called technique of, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस प्रोपोर्शन में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब लैंड आपको कितना चाहिए, लेबर कितना चाहिए, प्रोडक्ट और आपका कैपिटल कितना चाहिए, किसी भी, देखो इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैंने याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, LLCOE, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 5 चीज़ें होती हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी फैक्टर्स हैं किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसको कहा जाता है। तो एग्जैक्ट वे में कितना प्रोपोर्शन में आपको ये सारी चीज़ें चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, इस टेक्निक को हम कहते हैं द टेक्निक ऑफ, माफ़ी चाहूँगा, आई गेस यस, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट आइटम, ठीक है। कितना आपको चाहिए, इसके लिए आपको ये डिसाइड करना होगा ना कि कितना प्रोपोर्शन में आपको वो सारी चीज़ें चाहिए। तो जब आप ये जो डिसाइड करोगे, तो ये जो आप जिस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसको कहेंगे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट आइटम, उस आइटम को प्रोडक्शन करने की तकनीक। अरे यार क्या घटिया बात बोली गई है कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको आप देख लो। वी मे थिंक ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल। हमें वो बहुत सारे गुड्स के बारे में पता है जहाँ पे कैपिटल की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, लेकिन लेबर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। इन सच केसेस लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर सेड टू बी इन यूज, ठीक है ना। तो उस केस में जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ पे लेबर का ज़रूरत ज़्यादा होगा, कैपिटल का कम होगा, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा होगा और लेबर की कम ज़रूरत होगी, वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको याद रखना, ठीक है ना। हाउ टू प्रोड्यूस में जब आप बात करोगे तो फिर आपको ध्यान देना है कि जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो वो कैपिटल इंटेंसिव है या फिर लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव होगा तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना है, और कैपिटल इंटेंसिव होगा तो फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना है। On the other hand, if more of capital goes into the production of an item, then we say that it is being produced by a capital intensive, अच्छा ये तो मैंने कह दिया। For any country, ideally speaking, the choice of technique of production depend upon the relative availability of factor of production, ठीक है ना। तो हर एक कंट्री के लिए, फॉर किसी भी कंट्री के लिए, आइडियली स्पीकिंग अगर बात बोली जाए, अगर बहुत ही आइडियली किसी बात को बोली जाए, तो ये बात बोलना बहुत ही सही होगा कि किस टेक्निक को प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना है, ये उस कंट्री में उस फैक्टर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है। हमारे यहाँ पे लेबर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप देखना कि इंडिया से लोग बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, तो वहाँ पे जाकर के लेबर वाला ही काम करते हैं।
है ना, उनको सपोर्ट के लिए लिया जाता है, ना कि वहाँ पे जाकर के उनको मैनेजर या फिर सुपरवाइजर टाइप की नौकरी उनको दी जाती है। सुपरवाइजर मैनेजर जो काम है वो बाहर के लोग ही करते हैं, सिर्फ यहाँ के लोगों को एज ए लेबर लिया जाता है। तो इंडिया में चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो लेबर यहाँ पे बहुत ही सस्ता है, तो हमारा जो है लेबर इंटेंसिव एक तरीके से हम इकोनॉमी है। तो हमारे यहाँ पे चूंकि इस चीज़ की संख्या ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो किस कंट्री में क्या चीज़ ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में कैपिटल ज़्यादा है तो वो वहाँ पे उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अ कंट्री लाइक आवर्स, देखो हमारे बारे में बात की जा रही है, अ कंट्री लाइक आवर्स हैज मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल शुड गो इन फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा हमारे यहाँ पे लेबर ज़्यादा है और कैपिटल कम है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाना होगा, ना कि कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि कैपिटल तो हमारे पास है ही नहीं। Right. Similarly, there are many countries which have abundance of capital but a shortage of labor. For example, America, है ना, they should prefer capital intensive methods of production. Simple, हो गया। 3-4 लाइनें और हैं, आप इसको जरा पढ़ लेना। For whom to produce, अब अगला सवाल आता है कि आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप खाने वाला ना रहे तो खाना बना करके आप क्या करोगे, है ना। सिंपल वे में आप इस तरीके से समझ सकते हो। अ सोसाइटी कंप्राइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड, किसी भी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा नंबर होता है इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स का, राइट। ऑल द आउटपुट ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज इज अल्टीमेटली मेंट फॉर दिस यूज, देयर यूज, है ना। जितने भी सारी चीज़ें आप कंजम्पशन, जितने भी सारी गुड्स एंड सर्विसेज आप बना रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो कस्टमर के लिए ही तैयार की जाती हैं, वहाँ के सोसाइटी के लोगों के लिए ही तैयार की जाती हैं। देयरफॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड, तो जो भी गुड्स आप बना रहे हो वो सारे गुड्स को लोगों तक जो है पहुँचाना, है ना, प्रोड्यूस करना, जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स आर इंपॉर्टेंट, है ना। द शेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हैज टू बी डिटरमाइंड एंड ऑल्सो द क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज विच कंप्राइज दैट शेयर, है ना। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है, डिटरमाइन करना होता है कि किस घर को कितनी क्वांटिटी की जरूरत है किसी भी स्पेसिफिक गुड एंड सर्विसेज की, उसके अकॉर्डिंग जो है आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। फॉर एग्जांपल आप देखना कोलगेट का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कोलगेट जो है हर साल अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, हर महीने उसके प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो मतलब डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो भाई सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई कौन बढ़ाएगा, कंपनी बढ़ाएगा, है ना। तो वो भी डिसाइड करती है कि जितना डिमांड हो उतना ही हम सप्लाई करें। फॉर एग्जांपल डिमांड 130 करोड़ लोगों के लिए है और वो सप्लाई कर दे 150 करोड़ लोगों के लिए, तो 15 करोड़ तो उसका बेकार चला गया, है ना। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब यही है कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या आपके सामान को खरीदने के लिए कोई आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे डिटरमाइन करना आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू कैन ईजिली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू प्रपोज डिफरेंट प्रिंसिपल्स वेयर बाई द डिस्ट्रीब्यूशन मे बी कैरिड आउट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड ऑन मार्केट प्रिंसिपल्स। द इनकम शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे नीचे तरीका दिया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है डिटरमाइन कर सकते हो कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है, या फिर मार्केट में किस चीज़ की डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार ज़रा सा अच्छे से पॉज करके इसको एक बार रीड आउट कर लो। मैं और नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, नीचे की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और था वो भी मैं थोड़ा करा देता हूँ, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। ओके, दिस वाज द लास्ट टॉपिक आई गेस। जो हमारा चौथा पॉइंट था वो इसी के अंदर ही जो है एक तरीके से, नहीं नीचे की तरफ था वो, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ यहाँ पे नाम दिया गया है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ टॉपिक नहीं था, वहाँ पे टॉपिक था कि आप जो पैसे कंजम्पशन कर रहे हो क्या आप उसमें से कटौती करके आप क्या उस चीज़ों को सेव करके कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि नहीं। तो द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर सपोज हम 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये ही हम अपना रोटी कपड़ा मकान एंटरटेनमेंट में खर्चा कर दे रहे हैं और कुछ भी पैसे हम सेव नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ग्रोथ जो है नहीं हो पाएगा। ग्रोथ करने के लिए आपको सेव करना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेड़, आप पेड़ देखो, पेड़ का एग्जांपल ले लो। पेड़ छोटा होता है, पेड़ खाना बनाता है, पेड़ खाना बनाता है और फिर खा लेता है, फिर पेड़ जो है धीरे 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 बड़ा हो जाता है। वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो वो खाना खाता है वो खाना पूरी तरीके से उसके बॉडी में नहीं लगता, वो खाना जो है बचता हुआ जाता है, उसका तने को फिर वो मोटा करता है। जो उसका तना होता है, जो उसका स्टेम होता है, वो मोटा होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंसान की भी बात करो तो इंसान बच्चे में बहुत ही छोटा होता है, फिर वो खाना खाता है, ढेर सारा खाना खाता है और फिर उसका जो है धीरे धीरे हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ तभी होगा जब आप उसको खिलाओगे, मतलब जब आप उसमें से सेव भी करोगे। जो मैंने खाया
वो एक तरीके से हमारे बॉडी को लगा और फिर जो बच गया वो पॉटी के सहारे वो बाहर चला गया, है ना। फिर बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी किलो कैलोरी जो होती है वो हमारे पेट में जमा हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में जमा हो जाती है। और यही जमा होते 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 जो है हमारा फिर ग्रोथ होता है। पहले हम बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड होता है, एडल्ट हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, धीरे धीरे करके हमारा ग्रोथ हुआ, है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ का मतलब यही है कि जो भी आपके पास है आप उस पे से कुछ पैसे बचाओ, सेविंग करो और उसको फिर आप इन्वेस्ट करो। देखो यहाँ पे वही बात बोली गई होगी आई गेस। देख लेते हैं, एवरी इकोनॉमिक सिस्टम ट्राइज टू ओवरकम द स्कैर्सिटी ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। हर एक जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो कोशिश करता है कि उसके पास जो स्कैर्सिटी है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की, उससे वो बाहर निकले, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हों, है ना। With this goal in mind, it saves a proportion of the national produce from current consumption and uses it for capital formation or adding to the stock of productive resources। जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना, कि कोई भी कंट्री जब उसके पास किसी भी चीज़ की अबंडेंस हो जाती है वो वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल करके उसको सेव कर लेता है और उसका इस्तेमाल जो है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती हैं, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है। एक्वायर करने के बाद जितने लोगों को देना है देती है, जो बच जाता है उसको वो भेज देती है इंडिया के बाहर सेल करने के लिए। तो वहाँ से कुछ कैपिटल गवर्नमेंट के पास आ गया। अब जब कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट का हो गया तो उस कैपिटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में कर रही है, किसी भी काम को करने के लिए वो जो है उस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है ना। तो ग्रोथ, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ का मतलब यही है कि आपको जो आपका जो भी कंजम्पशन है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल या फिर एज ए कंट्री, आपको उसको थोड़ा रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद जो आपके पास बचेगा उसको आपको वापस से इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। सो दिस वाज द टॉपिक विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई गेस। और एग्जाम आई गेस क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। दोनों का मतलब यही है, अगर सेंट्रल भी पूछे तो भी एक ही है, फंडामेंटल पूछे तो भी एक ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।